कल हमने विशेषण कंप्लीट किया, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार हमने कंप्लीट किए और इसके एक्सरसाइज मैंने आपको बताया कि आप स्वयं करेंगे। इसकी एक्सरसाइज नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ लें। उसके बाद क्रिया है, क्रिया का भी हम करवा चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दूं, ठीक है। क्रिया किसे कहते हैं आप जानते हैं, पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा है। ये पाठ 19 है, क्रिया, ठीक है। क्रिया को आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया यानी कार्य, है ना। किसी भी कार्य का होना या करना पाया जाए, उन शब्दों को क्रिया, उस रूप को क्रिया कहते हैं। शब्द के उस रूप को हम क्रिया कहते हैं। काम का होना या करना पाया जाना क्रिया कहलाता है। जैसे दौड़ना, खाना, पीना, रहना, उठना, बैठना, जाना, आना, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। कोई ना कोई कार्य तो हम करते ही हैं, कोई ना कोई क्रिया हम करते ही हैं। तो जो भी कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं या जो कार्य होते हैं उन्हें क्रिया कहा जाता है। हाँ, जिसमें जैसे हम जब छोटी कक्षाओं में हम पढ़े क्रिया के बारे में, तो हमने पढ़ा कि ऐसे शब्द जिनके पीछे ना लगा होता है वह क्रिया होती है ना। खाना, पीना, सोना, गाना, उठना, बैठना, जागना, ये ना वाले जितने भी शब्द हैं उनके पीछे जिनके पीछे ना प्रत्यय लगा होता है वो क्रिया शब्द होते हैं। तो क्रिया यानी काम का होना या करना। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण में यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे दौड़ रहे हैं, लड़के दौड़ रहे हैं, दादाजी बच्चे को खिला रहे हैं, औरतें बातें कर रही हैं, लड़की झूला झूल रही है। अब इन वाक्यों में कुछ न कुछ काम करने और होने का पता हमें चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि कोई काम किया जा रहा है। तो ऐसे शब्दों को ही क्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पर चित्र देखकर यहाँ पर लिखना है कि आप बताइए कौन क्या कर रहा है। लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दादाजी क्या कर रहे हैं? बच्चे को खिला रहे हैं। औरतें क्या कर रही है? औरतें बातें कर रही है। लड़की क्या कर रही है? लड़की झूला झूल रही है। अब इस वाक्य को पढ़िए, फूलों पर तितलियां है। तितलियां क्या कर रही है? तितलियों का कोई जवाब नहीं मिला, है ना, इसका उत्तर नहीं है हमारे पास। तो इस वाक्य में है शब्द फूलों पर होने का बोध करा रहा है, अतः यह भी क्रिया है। फूलों पर तितलियां है शब्द जो है वह किसका हमें पता करा रहा है, किसके बारे में बता रहा है कि फूलों पर है, तितलियां फूलों पर है। तो यह भी हमें इस काम को करने की सूचना दे रहा है कि फूलों पर तितलियां है। तो यहाँ पर भी क्रिया होगी, है ना, इसमें भी क्रिया होगी। क्रिया के बिना सभी वाक्य अपूर्ण होते हैं। प्रत्येक कार्य की दो विधियां होती है, काम का करना और काम का होना। अब हर वाक्य में बिना क्रिया के हर वाक्य अधूरा रहेगा। यदि मैं कहूं कि मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, और यदि मैं कहूं मैं पढ़ा, अब आगे तो मैंने कुछ बोला नहीं, तो वाक्य अधूरा हो गया। तो क्रिया से ही वाक्य पूरा होता है, क्रिया के बगैर वाक्य अधूरा माना जाता है। इसलिए हर वाक्य में क्रिया लगाई जाती है और क्रिया के आधार पर ही हमें पता चलता है कि वाक्य में क्या कार्य हो रहा है, क्या किसी के द्वारा क्या कार्य किया गया है, कौन सा काम किया जा रहा है, इसी के द्वारा हमें पता चलता है, क्रिया के द्वारा ही। तो यहाँ पर क्रिया की यहाँ पर कार्य की दो विधियां बताई, दो तरह से काम किया जाता है। एक तो काम का करना होता है और एक काम का होना होता है। एक तो किया जाता है और एक होता है। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, है ना, जैसे हम कहें काम का करना क्या होता है? अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये काम का करना है। काम का होना, वर्षा हो रही है, नदी बह रही है, ये अपने आप होने वाले काम है। सूरज उग रहा है ना, ये सारे काम अपने आप हो रहे हैं। इनको कोई वो नहीं दे रहा है, इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है कि ये काम करिए। सूरज का उगना है, तय है, वो उग रहा है, तो यह भी एक क्रिया है, सूरज के उगने की क्रिया। सूरज के द्वारा उगने का कार्य किया जा रहा है। सूरज अस्त हो रहा है, सूरज के द्वारा डूबने का कार्य किया जा रहा है। नदी बह रही है ना, हवा चल रही है। तो ये सभी कार्य ऐसे हैं जो होते हैं। चांद निकलता है, तो ये अपने आप होने वाले कार्य हैं। यह कौन सी विधि है कार्य की? कार्य का होना। एक विधि है कार्य का करना और दूसरी विधि है कार्य का
तो यह है जो जिसमें कार्य अपने आप होते हैं वह है कार्य का होना, और जिसमें कार्य किए जाते हैं वह है कार्य का करना। ठीक है, तो दो प्रकार से कार्य किए जाते हैं। अब इस आधार पर हम कार्य क्रिया की परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या डेफिनेशन है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, डेफिनेशन आप लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, जबकि एक एक लाइन की परिभाषाएं होती है और ये परिभाषाएं तो बहुत 10th क्लास तक चलनी है, तो इन्हें तो अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है। इन सभी को हमें मिक्स नहीं करना है आपस में, इन सबको अलग अलग दिमाग में बिठा लीजिए कि ये परिभाषा है, बदलनी नहीं है, 10th में भी यही रहनी है। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ये इसकी सरल परिभाषा होगी। अब इसके बाद धातु क्या होता है, अब इसमें एक धातु शब्द भी दिया गया है कि धातु क्या कहलाता है। हम क्रिया देखते हैं, जैसे हमने कोई शब्द देखा, क्रिया शब्द हमने लिया खेलना, है ना, जैसे हमने लिया खेलना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, क्रिया शब्द है ना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। हम क्या देख रहे हैं, धातु देख रहे हैं। धातु क्या होती है, क्रिया से ही जुड़ा एक शब्द है धातु, वो क्या होती है, धातु जैसे क्रिया है खेलना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये क्रिया शब्द है। अब इनमें धातु क्या है, खेल, खा, पढ़, लिख, ये क्रिया के मूल रूप है ना। इसमें क्रिया का मूल रूप क्या है, खेलना में खेल, खाना में खा, मूल रूप है क्रिया का, पढ़ना पढ़, लिखना लिख, ये क्रिया का मूल रूप है। तो क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है ना। किसे कहा जाता है धातु, क्रिया के मूल रूप को। क्रिया का मूल रूप क्या है, खेल, खा, पढ़, लिख। क्रिया में से नाम प्रत्यय को हम हटा दें और जो बचता है वो क्रिया का मूल रूप कहलाता है। और क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। तो क्रिया का मूल रूप धातु क्या होता है, नाम प्रत्यय हटा के जो बचता है वह धातु होता है। तो क्रिया और धातु इन दोनों को आप समझ लीजिए क्या होता है। क्रिया कार्य का होना या करना पाया जाता है, शब्द क्रिया होते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। खाना क्रिया है और उसमें से धातु अलग करेंगे तो क्रिया की धातु क्या होगी, खा। पढ़ना क्रिया है और धातु क्या होगा उसका, पढ़। लिखना क्रिया है, धातु क्या होगी, लिख। तो इस तरह से आपको क्रिया शब्द में से यदि धातु अलग करनी है, क्रिया और धातु को अलग अलग करना है, तो आप धातु क्या है उसका मूल रूप, तो उस क्रिया शब्द में से मूल रूप को अलग कर देंगे तो वह धातु हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण वही दिए कि इसमें ना प्रत्यय है जो मूल रूप लिख, जा, आ और खा में जुड़कर लिखना, जाना, आना, खाना क्रिया का सामान्य रूप बना देता है, इसलिए क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्या होता है, क्रिया का मूल रूप होता है। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको, क्रिया की परिभाषा और क्रिया का मूल रूप क्या होता है और उसे हम कैसे अलग करेंगे, सामान्य क्रिया से मूल रूप को कैसे अलग करेंगे। मूल रूप खाना, तो खा को अलग कर दिया, ना प्रत्यय हटा दिया, तो खा क्या है उसकी धातु है। ठीक है, इसके बाद आता है क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया दो प्रकार की होती है, हम जानते हैं।
क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, है ना, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक अकर्मक, जैसा कि इनके नाम से हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, स और अ। स और अ का अंतर है दोनों में, है ना, स और अ का। स का मतलब कि कर्म, कर्म यानी कार्य, है ना, कर्म यानी कार्य। यहाँ भी कर्म का मतलब कार्य। स का मतलब साथ, सहित, सहित भी कह सकते हैं हम लोग, साथ या सहित, ठीक है। और अ का मतलब नहीं और रहित भी होता है, बिना, के बिना, है ना, नहीं मतलब के बिना भी कह सकते हैं, रहित यानी के बिना। तो सकर्मक यानी कर्म के साथ, है ना, जिसमें कर्म हो, कर्म सहित, कर्म सहित क्रिया। सकर्मक यानी जिसमें कर्म हो, कर्म के साथ जो क्रिया हो। अकर्मक यानी अ का मतलब नहीं, जिसमें कर्म नहीं हो, कर्म रहित हो, जिसमें कर्म नहीं हो, ऐसी क्रिया। तो ये दोनों नाम पहले देखो अच्छे से और फिर इनकी परिभाषा को। सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार की क्रिया होती है। सकर्मक यानी क्रिया के साथ, स है उसमें, क्रिया के साथ, कर्म के साथ ना, सॉरी, कर्म के साथ क्रिया। और अकर्मक यानी कर्म के बिना क्रिया, अ यानी नहीं या के बिना या रहित, कर्म के बिना क्रिया और कर्म के साथ क्रिया, ये दो प्रकार की क्रिया के प्रकार होते हैं। इनकी परिभाषा देखें। सकर्मक अर्थात कर्म सहित क्रिया, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। मतलब जिन क्रियाओं में कर्म स्पष्ट होता है, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उसमें कोई कर्म किया जा रहा है ना, जैसे मम्मी ऐसे, जैसे हम ले राहुल खाना बना रहा है, इसी का उदाहरण ले जो दिया गया है कि राहुल खाना बना रहा है, खाना खा रहा है, सॉरी, टोकरी में सेब रखे हैं। अब यहाँ पर खा रहा है, क्रिया का सीधा फल खाना और रखे से है, क्रिया का सीधा फल सेब कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। राहुल क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। टोकरी में क्या रखे हैं, टोकरी में सेब रखे हैं। तो सीधा फल इसका कर्म पर पड़ रहा है, क्रिया का सीधा फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर। तो यहाँ पर सकर्म क्रिया है। यदि हम कहें कि राहुल खा रहा है, या ये कहें, सॉरी ये नहीं, ये तो सकर्मक ही, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो खा रहा है ना, तो वो सकर्मक में आएगा। लेकिन यदि हम कहें टोकरी में रखे हैं, तो रखे हैं तो क्रिया है, लेकिन उसमें कर्म नहीं, टोकरी में क्या रखा है, टोकरी में रखे हैं। या वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो खेलना स्पष्ट नहीं क्या खेल रहा है ना, तो वह खेल रहा है, तो उसमें कर्म स्पष्ट नहीं है, क्रिया तो है लेकिन कर्म नहीं है, इसलिए वह अकर्मक होगी। और यदि हम कहें कि राहुल या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो उसमें कर्म है कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वह सकर्मक होगी। कर्म जिसमें स्पष्ट हो, कर्म का फल जिसमें क्रिया पर पड़ रहा है, वह सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं होता है, कर्म के बिना क्रिया होती है, वो क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन अभी आप इसको शॉर्ट में डेफिनेशन देख लो। कर्म के साथ क्रिया, अगर आप ये भी लिखेंगे कि जो क्रिया कर्म के साथ होती है, कर्म सहित होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, जो क्रिया कर्म के बिना होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, वो भी सही होगा। आप यदि ये ना लिखें कि क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है या क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, इतना आप नहीं लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। आप इतना लिखेंगे कर्म के साथ क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है और कर्म के बिना क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये
दोनों क्रिया के प्रकार हैं, सकर्मक और अकर्मक। सबसे पहले सकर्मक को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि सकर्मक के और प्रकार हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम सकर्मक को स्पष्ट करते हैं, इसकी पहचान के तरीके की, सकर्मक को कैसे पहचाना जाता है, सकर्मक क्रिया में कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं, इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सकर्मक। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म अप्रत्यक्ष भी होता है, अर्थात कभी कभी कर्म दिखाई नहीं देता है ना। ऐसा सकर्मक क्रिया में कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म हमें दिखाई नहीं देता। जैसे राम खाता है, राम क्या खाता है उत्तर नहीं है, परंतु यह तय है कि वो कुछ न कुछ अवश्य खाता है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म स्पष्ट नहीं होता है, कभी कभी तो कर्म एकदम स्पष्ट होता है। जैसे और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, दुकानदार आइसक्रीम बेच रहा है ना, वह व्यक्ति गुब्बारे बेच रहा है, तो इस तरह से कर्म स्पष्ट है। मम्मी रसोई में खाना बना रही है। और इसकी पहचान का भी एक तरीका है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे की जाती है, उसमें आपको स्पष्ट बताया जाएगा कि यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वह सकर्मक क्रिया है, यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वह अकर्मक क्रिया है ना। तो यहाँ पर सकर्मक हम पढ़ रहे हैं, सकर्मक कर्म के साथ क्रिया, और कभी कभी यहाँ कर्म स्पष्ट नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है, दिखाई नहीं देता है, तो वहां भी जैसे राम खाता है तो राम कुछ न कुछ तो खा ही रहा है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। अब सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ये दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक, है ना, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक यानी जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक नाम से ही हमें स्पष्ट है कि जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक गेंद खेलता है, चिड़िया दाना चुग रही है और गाय घास खाती है ना, एक ही कर्म है इसमें। अब यहाँ पर दूसरा द्विकर्मक है जिसमें दो कर्म होते हैं, द्वि यानी दो, जिसमें दो कर्म होते हैं, दो कार्य होते हैं, उन्हें द्विकर्मक कहते हैं। ये तो एक कार्य जिसमें एक कर्म होता है, और ये जिसमें दो कर्म होते हैं, द्वि यानी दो, जिसमें दो कर्म होते हैं, है ना। द्विकर्मक यानी दो कर्म होते हैं, एक कर्मक यानी एक कर्म होता है। द्विकर्मक में उदाहरण जैसे दो कर्म कैसे होते हैं, माँ बच्चे को भोजन खिला रही है, नर्स रोगियों को दवा दे रही है, माली पौधों को पानी दे रहा है। तो यहाँ बच्चे तथा भोजन, रोगियों तथा दवा, पौधों तथा पानी, दो दो कर्म आए, तो ये द्विकर्मक क्रिया है कि बच्चे को क्या कर रही है, भोजन खिला रही है। माँ बच्चे को क्या खिला रही है, माँ बच्चे को भोजन खिला रही है। दूसरा कि माँ किसको भोजन खिला रही है, तो माँ बच्चे को भोजन खिला रही है। तो यहाँ दो कर्म है, तो यह द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्रिया तो सकर्मक है, लेकिन सकर्मक में भी द्विकर्मक क्रिया है जिसमें दो कर्म, कर्म इसमें स्पष्ट है। तो एक कर्मक और द्विकर्मक सकर्मक के दो प्रकार होते हैं। एक कर्मक यानी एक कर्म जिसमें होता है, द्विकर्मक यानी दो कर्म जिसमें होते हैं, वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया की संख्या किसे, किसको, आदि में से किन्हीं दो अथवा सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। जैसे हमने माँ, जैसे मैंने बताया कि माँ किसको भोजन खिला रही है, तो माँ बच्चे को भोजन खिला रही है। माँ बच्चे को क्या खिला रही है, माँ बच्चे को भोजन खिला रही है। नर्स रोगियों को क्या दे रही है, नर्स रोगियों को दवा दे रही है। नर्स किसे दवा दे रही है, नर्स रोगियों को दवा दे रही है। तो इस तरह से दो कार्य यहाँ पर स्पष्ट हो रहे हैं, दो कर्म यह स्पष्ट कर रहा है ये वाक्य, इसलिए यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। इसके बाद अकर्मक क्रिया। अकर्मक यानी कर्म के बिना क्रिया। अकर्मक यानी
कर्म के बिना, जिसमें कर्म नहीं होता है, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है ना, कर्म के बिना क्रिया। जैसे मोहन दौड़ रहा है, बंदर नाच रहा है। अब इसमें दौड़ रहा और नाच रहा, यह दोनों ही स्पष्ट कर्म नहीं है कि कैसे दौड़ रहा है, कौन नाच रहा है, कैसे नाच रहा है, ये कुछ स्पष्ट नहीं है, बस इनका फल कर्ता पर पड़ रहा है, अतः ये अकर्म क्रिया है। तो इसमें कर्म स्पष्ट नहीं होता, उसमें कर्म स्पष्ट होता है, इसमें कार्य हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसमें कार्य दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो यह अकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक और अकर्मक की परिभाषा हमने जानी और सकर्मक के प्रकार। अब इसकी पहचान हम कल पढ़ेंगे, आज टाइम कंप्लीट हो गया है ना, कल हम इसकी पहचान देंगे। आई एम लीविंग द क्लास।